हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज़ नवीन कुमार एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बट इस वीडियो में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो है इंक्लूड किए हैं, जो क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल मतलब थोड़ा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं ताकि आपकी उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। ठीक है। और कल आप लोगों का गेट एग्ज़ाम है तो तैयारी करते रहिए। बस आज की बात है, आज थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके बाद तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो लगे रहिए तैयारी में। और ये आपका मेरी तरफ से आपको ये वीडियो जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इससे आपका ये वाला जो टॉपिक है ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम में, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी अपना स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको ईयर वाइज डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो क्या है, इसमें हम थ्योरी व्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा इसमें क्या है अपने क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर थ्योरी व्योरी के लिए बच्चों क्या है ना, मुझे पीपीटी बनाने में टाइम लगता, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए, तो इसलिए मैं क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन ले आया हूँ और इन्हीं को डायरेक्ट हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो टू मोनोमेरिक हिस्टैग प्रोटीन आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, टू मोनोमेरिक हिस्टैग प्रोटीन्स। तो हिस्टैग प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों, जिनके साथ हिस्टैग लगाया होता है। हिस्टैग मतलब होता है कि आपका 6 से 9 हिस्टिडीन जो है अमाइनो एसिड, वो आपके प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, प्रोटीन भी तो अमाइनो एसिड की चेन ही है, तो ये भी अमाइनो एसिड ही होता है हिस्टिडीन। तो ये क्या है, इसके साथ जो है 6 से 9 हिस्टिडीन जो है आपके वो इससे अटैच्ड होते हैं। वो कैसे होता है कि हिस्टैग जो है आपका जीन में इनकॉर्पोरेट कराया जाता है। ठीक है, जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उस प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने के लिए, उस जीन के एंड टर्मिनल पे हिस्टैग जो है आपका लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जब वो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो वहाँ पर हिस्टैग लगा लगा होता है। हिस्टैग से फ़ायदा ये होता है कि इनका जो प्यूरिफिकेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है। प्यूरिफिकेशन कैसे कराया जाता है, निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है ये हेल्प करती है, क्योंकि निकल जो है वो यहाँ पर जो है वो ये हिस्टिडीन के साथ जो है बाइंड करेगा और जो है उसको बाकी जो मिक्सचर है प्रोटीन का उससे अलग कर देगा। तो यानी कि जो हिस्टैग वाले प्रोटीन होंगे वो निकल के साथ जो है बाउंड हो जाएंगे और वो आपके सेपरेट हो जाएंगे बाकी अदर प्रोटीन से। तो इस तरीके से जो है हिस्टैग प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होता है आपका प्रोटीन आइसोलेशन के लिए। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो है इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो टू मोनोमर हिस्टैग प्रोटीन, तो हिस्टैग प्रोटीन मैंने तो आपको बता दिया। ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे बात हो रही है आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट है। आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, पी आईज ऑफ दीज टू प्रोटीन दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू सेपरेट देम, तो आप किस टेक्निक का यूज करेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। तो देखिए हिस्टैग वाले प्रोटीन के लिए जनरली जो यूज किया जाता है वो क्या है, निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। बट यहाँ पे इसका यूज नहीं पूछा है उसने। उसने कहा है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे जो बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि उनका मॉलिक्यूलर वेट सॉरी बेसिस मॉलिक्यूलर वेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल वेट की बात कर रहा है, तो अगर आइडेंटिकल है मॉलिक्यूलर वेट तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों के ऊपर हिस्टैग लगा हुआ है। तो निकल एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तो दोनों को एक साथ ही जो है आपका आइसोलेट करेगी। बट द थिंग इज दैट कि हमें इनको सेपरेट करना है, जिनके ऊपर हिस्टैग लगा उन्हीं को ही सेपरेट करना है। तो ये नहीं कर सकता वो काम, तो कौन करेगा ये काम? देखिए साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं क्या ये काम? तो साइज के लिए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आइडेंटिकल है, तो ये भी वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि साइज के बेसिस पे आपका सेपरेशन करती है। तो फिर क्या है, फिर एक मेथड के लिए इसने बताया कि पी आई दिया हुआ है दो प्रोटीन का, इन दोनों प्रोटीन का पी आई वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है आपका जहां पर जो चार्ज होता है ओवरऑल प्रोटीन पे वो क्या हो जाता है, जीरो। तो पी आई पॉइंट पे प्रोटीन का चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, बट अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आयंस का मतलब है कि यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। किसके बेसिस पे होता है? चार्ज के बेसिस पे होता है। अब क्योंकि इन दोनों प्रोटीन का पीआई डिफरेंट है, तो ये इनके चार्ज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट पीएच पे। ठीक है, डिफरेंट पीएच पे इनका चार्ज डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से हम इनको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि चार्ज के बेसिस पे आपका क्या करती है, सेपरेशन करती है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज किया क्योंकि चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करती है। और अगर दो प्रोटीन का पीआई जो है जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा, जितना ज़्यादा उनके बीच में गैप होगा पीआई का, तो उनको चार्ज के बेसिस पे सेपरेट करना उतना ही ईजी हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट चार्ज वो शो करते हैं। बट वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इतने डिटेल में।
अब ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे ये प्लेलिस्ट बनी हुई है गेट BT 2020 बायोटेक्नोलॉजी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको ये दोनों वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए सॉल्व करके, तो आपको यहाँ से ये हो जाएंगे सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये, इसको डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 आपका 2020 में पूछा गया था। ब्लॉक ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज सप्लाइड हीट एट अ कांस्टेंट रेट। तो कांस्टेंट रेट से क्या है आपका, कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई की गई है किसको, एक आइस का ब्लॉक है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। टू कन्वर्ट आइस इनटू टू सुपर हीटेड स्टीम, तो आइस को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है। विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्रेजेक्टरी करेक्टली रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विद टाइम। तो ट्रेंड बताना है। एज्यूमिंग द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बट ये क्या है, ये आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बेसिक नॉलेज है चीज़ों का, तो तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइस के हम बात करें वाटर की, ठीक है। तो वाटर आपको पता है ये 3 स्टेज में प्रेजेंट मिलता है हमें, और उसमें एक है आपका आइस, फिर दूसरी स्टेज जो है आपकी वो है वाटर यानी कि लिक्विड, और एक है आपका स्टीम यानी कि गैस, ठीक है। आइस जो आपकी स्टेज है वो आपको हमेशा कब मिलती है, जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के या तो इक्वल हो या उससे लेस देन हो। वाटर जो है वो आपको मिलता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको वाटर की स्टेज मिलती है। और स्टीम जो है वो या तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल या उससे ज़्यादा के जो टेम्परेचर है उस पर आपको वाटर मिलता है स्टीम स्टेज में। ये बेसिक नॉलेज आपको पता है, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगी। जो चीज़ आपको नहीं पता है वो मैं अब आपको बताऊंगा, कि जो चीज़ आपको नहीं पता है और पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या है कि होता क्या है कि अगर आपके पास एक आइस ब्लॉक है, ये आपका एक आइस ब्लॉक है, ठीक है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट हीटिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रोवाइड की, यहाँ पे हीटिंग कर रहे हैं इसको। हीटिंग से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज। जनरली क्या होता है जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट आइस के केस में ऐसा होता नहीं है। वाटर जो है वो ऐसा बिहेवियर शो नहीं करता। क्यों नहीं करता है, देखते हैं क्यों। आइस जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, और ये कब तक नहीं होगा, ये तब तक नहीं होगा जब तक ये आइस कन्वर्ट नहीं हो जाती किसमें, वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाती, ठीक है। ऐसा क्यों बोला है बच्चों, मैंने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ये जो आइस है ना बच्चों, हमने देखा है कि इस आइस का टेम्परेचर कितना हो सकता है, इस आइस का टेम्परेचर या तो 0 या उससे लेस हो सकता है। इन्होंने कहाँ से टेम्परेचर स्टार्ट किया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो 2 स्टेज में होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको वाटर 2 फॉर्म में मिलेगा, एक तो है आपका आइस और दूसरा है आपका वाटर, ठीक है। ये तो मैंने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आइस है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी है, तो ये आपको इस फॉर्म में मिलता है। दूसरी हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर मिलता है, एक तो वाटर की फॉर्म में और दूसरा स्टीम की फॉर्म में। इज दैट क्लियर, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चों, ये आपका ट्रांजिशन फेज है। यहाँ पे क्या है आपका स्टेज जो है वो जिस स्टेट में वाटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। यहाँ पर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या तो आपका वाटर आइस से जो है वाटर में कन्वर्जन हो रहा होगा या वाटर से आइस में कन्वर्जन हो रहा होगा। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे या तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रही होगी या स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। ये दोनों प्रोसेस इक्वली चलती रहती हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे, तो ये ट्रांजिशन फेज है। तो होता क्या है कि इस फेज में होता ये है कि अगर आप 0 डिग्री आइस को या 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इसका टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस की जो मतलब ये जो आइस है वो किस में नहीं कन्वर्ट हो जाती, वाटर में। क्योंकि वाटर ही एक ऐसी स्टेज है मतलब वाटर की लिक्विड स्टेज ही एक ऐसी स्टेज है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो सकता है। तो यानी कि आइस का टेम्परेचर आप कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव। इज दैट क्लियर। तो क्या है, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आप हीटिंग तो कर रहे हैं बट यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक जितनी भी आइस है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। जैसे ही आपका सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वाटर का टेम्परेचर किस रेंज में लाया करता है, 0 से 100।
तो दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सकता है, तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अब देखिए इस ए प्रोफाइल को देखिए, इस ए प्रोफाइल में आप देख सकते हैं उसने इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, इन्होंने स्टार्टिंग करी है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो ये जो आपका ये जो मार्क है ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस का होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप देख सकते हैं कि इतने टाइम तक, ये जो टाइम है यहाँ तक, इस टाइम तक जो है ये 0 टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आया। दैट मीन्स इस टाइम पे क्या हो रहा है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, और जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज तब तक नहीं होता है जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए इतने टाइम तक इसमें इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ, भले ही हम कांस्टेंट हीटिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वाटर। तो वाटर आपको पता है, वाटर का तो बताया ही है कि टेम्परेचर इसका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो आपका लाई करता है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब आप इसको फिर से हीटिंग करेंगे यहाँ पर, तो जब आप इसको हीटिंग करेंगे यहाँ पर, तो अब जो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था वो राइज करेगा अप टू कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये जो वाटर की लिक्विड स्टेज है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, उसके बाद जैसे ही आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पे कंटिन्यूस जो है इंक्रीज जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यानी कि वाटर का टेम्परेचर जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। और ये कब तक करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि जो टेम्परेचर है ये क्या होगा, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको इस वाटर का टेम्परेचर 100 से भी ऊपर ले जाना है, ये चीज़ मैं वैसे पहले वीडियो में एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी अबव ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टीम में। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्टीम ही ऐसा आपका स्टेज है वाटर का जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अबव जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा फेज आएगा जहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर क्या हो रहा है, आपका सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में। जब तक सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप जो है टेम्परेचर की प्रोफाइल और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, भले आप कितनी हीटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका सारा वाटर कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टीम की प्रोफाइल कहती है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज फर्दर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस फेज में आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, जैसे ही सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब आप स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है ये अब आगे स्टीम की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि यहाँ ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो नीचे था वो था आइस। ये जो आपने प्रोफाइल देखी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टेम्परेचर की थी, यहाँ पर जो है वो वाटर की स्टेज थी, और ये जो इससे फर्दर इंक्रीमेंट हुआ है वो है आपका स्टीम। तो स्टीम का टेम्परेचर आप 100 से अबव इंक्रीज कर सकते हैं। तो पीछे जो अभी आपने देखा कि आइस से जो हमने वाटर में कन्वर्जन किया था, ठीक है, आइस से जो वाटर में कन्वर्जन किया था उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और जो वाटर से आपका स्टीम में कन्वर्ट हुआ था उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या है, वो हीट एनर्जी है जो कि आपको रिक्वायर्ड है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तब तक इस टाइम पे क्या होता है, इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, जितनी भी हीट एनर्जी है वो इस कन्वर्जन में यूटिलाइज हो जाती है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की। ये जो क्वेश्चन है आपका बेस्ड है द डीएनए सीक्वेंस शोन बिलो इज टू एम्पलीफाइड, गिव मी अ सेकंड, या the DNA sequence shown below is to be amplified by PCR। तो PCR से एम्पलीफाई करना है आपको, और बताना है which one of the following pair of primers can be used for this amplification। तो नीचे आपको प्राइमर्स दिए हुए हैं और ऊपर आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है जिसको आपको एम्पलीफाई कराना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो भी आपका रेप्लिकेशन है वो या फिर जो नए स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस है वो हमेशा किस एंड से होता है, वो आपका 3 प्राइम जो एंड है सिर्फ उसी से ही आपका क्या हो सकता है, आपका सिंथेसिस जो है नए स्ट्रैंड का हो सकता है, ठीक है। 3 प्राइम एंड के आगे कभी भी 5 प्राइम एंड पे नहीं हो सकता, क्योंकि 3 प्राइम एंड के पास क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो यही एक आपका जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होना जरूरी है अगर आप डीएनए सिंथेसिस कराना चाह रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि कौन सा प्राइमर इसके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा जो यहाँ पर जो है आपका जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। 3 प्राइम से 5 प्राइम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 5 प्राइम के आगे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, तो देखिए प्राइमर कहाँ कहाँ पर बाइंड कर सकते हैं। तो प्राइमर जो है वो उसका सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम कहाँ पे बाइंड करेगा, या तो यहाँ पे बाइंड करेगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, इस डायरेक्शन में, या फिर वो बाइंड कर सकता है इस वाले यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पर बाइंड कर सकता है। ये तो दो पॉसिबिलिटी है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी है और एक नीचे वाली और एक ये ऊपर वाली, ठीक है। ये दो इसकी प्रेफर्ड लोकेशन है जहाँ पर आपका प्राइमर जाकर के बाइंड कर सकता है। यहाँ पे कराने से कोई फायदा नहीं, क्यों, अगर आप यहाँ पर किसी प्राइमर को बाइंड कराओ इस तरीके से, तो सिंथेसिस तो इस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं है ना सिंथेसिस का, ठीक है। तो सिंथेसिस तो हमें डीएनए की करानी है, तो हमें यही आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, कि यहाँ पर या तो प्राइमर बाइंड कराएं या फिर यहाँ पर बाइंड कराएं, क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम आपकी सिंथेसिस चलती है, तो ये पूरा स्टैंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा स्टैंड यहाँ से आगे सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका प्राइमर सिर्फ यहीं पर आकर के बाइंड कर सकता है, यहाँ पर और इस डायरेक्शन में, तभी इसका कोई यूज होगा, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बाइंड कराएंगे, यहाँ पर नहीं बाइंड कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे बता दिया है, क्योंकि 3 प्राइम से आगे होनी है सिंथेसिस, क्लियर। अब बात करेंगे, अगर यहाँ पर आपको प्राइमर आपको बाइंड कराना है तो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, यहाँ पर अगर जी है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, और यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर टी होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो अगर जो प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा तो उसके लिए जरूरी है कि हाँ उसके सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, जी सी टी उसके सीक्वेंस में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो जी सी टी देखते हैं कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है। तो देखिए जी सी टी एक तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट है, एक आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी देखिए यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यही दो हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो पॉसिबल आंसर है या तो वो ऑप्शन नंबर बी है या फिर वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ए और सी आपके अब एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए, यहाँ पर आपका सी का जो है वो होगा जी, देन जी का होगा सी, और सी का होगा देन जी। तो यानी कि जी सी जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या होना चाहिए, जी सी जी होना चाहिए। तो देखिए जी सी जी कहाँ पर है, आपको एक तो यहाँ पे दिख रहा होगा जी सी जी, और एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यही दो है इन दो ऑप्शन में। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता और आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। और अभी हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये दो प्राइमर्स ऐसे हैं जो कि आप यहाँ पे जा करके यूज कर सकते हैं इसके लिए, इसके डीएनए से पीसीआर के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। ये एक आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, इन टोमेटो प्लांट रेड आर इज डोमिनेंट। तो हाईलाइट कर देता हूँ सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है, रेड जो है वो डोमिनेंट है ओवर येलो फॉर फ्रूट कलर, एंड पर्पल इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन पी फॉर स्टेम कलर, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है फ्रूट कलर एंड स्टेम कलर असॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये मेंडल इनहेरिटेंस का लॉ, independent assortment, the number of progeny plants of different fruit stem color obtained from mating are as follow. What are the genotype of the parental plant। तो आपको बताना है कि पेरेंटल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मीनिंग ये है कि आपका ये जो फ्रूट कलर है कि जो जीन्स हैं उसका जो इनहेरिटेंस है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि स्टेम कलर की जीन किस तरीके से इनहेरिट हो रही है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो इनहेरिटेंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये क्या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं। तो दैट मीन्स ये आपका जो मेंडल इनहेरिटेंस है उसको फॉलो करती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पेयर में मत देखिए, मतलब ये जो आपको दिए हुए हैं पेरेंट्स, इनको ये जो ऑफ स्प्रिंग का जो आपको दिया हुआ है कि रेड फ्रूट और पर्पल, इनको पेयर में मत देखिए, इनको इंडिविजुअली देखिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो आपका किस फ्रूट कलर की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट कलर की सबसे पहले हम बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे किसकी, ये तो आ गया फ्रूट कलर, और दूसरा क्या है आपका स्टेम कलर। तो स्टेम कलर की बात हम यहाँ पे करेंगे और फ्रूट कलर की बात हम वहाँ पे करेंगे। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में इनका रेशो निकाल लो कि इनका रेशो क्या है। तो सबसे पहले फ्रूट कलर की दो जीन है, एक तो है रेड, तो रेड के लिए यहाँ पे क्या है, ये बच्चों फिनोटाइप, ये जो आपको दिख रहे हैं ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप नहीं है, ये क्या है फिनोटाइप है। जीनोटाइप होता तो जीन्स दिखा देता, ये तो हमें बताना ही है कि जीनोटाइप क्या है। तो ये फिनोटाइप गिवन है, तो फिनोटाइप का जो रेशो होता है वो हमें फाइंड आउट करना है कि इनका फिनोटाइपिक रेशो क्या है, रेड का येलो से, और स्टेम कलर में भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि पर्पल, और आपका ये दूसरा क्या है रेसेसिव वाला क्या है ग्रीन। तो इनका आपको फाइंड आउट कर लेना है कि इनका
फिनोटाइपिक रेशो क्या है, ठीक है। तो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फ्रूट कलर के लिए। तो फ्रूट कलर के लिए देखिए रेड फ्रूट यहाँ पर है और रेड फ्रूट यहाँ पर है और नीचे दोनों में येलो है, तो रेड वाले ऐड कर दीजिए। तो रेड वाले ऐड होंगे तो यहाँ पे आएगा 145 प्लस 184। और इसका हमें रेशो किसके साथ निकालना है, इसका रेशो बच्चों में निकालना है आपका ग्रीन के येलो फ्रूट के साथ। तो येलो फ्रूट यहाँ पर है ये और ये, ठीक है। तो येलो फ्रूट का क्या है जी 66 और 47, तो 66 प्लस 47। इज दैट क्लियर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। देखिए रेड का रेड का जो आपका जीनोटाइप है वो क्या हो सकता है, क्योंकि रेड एक डोमिनेंट है तो आर आर भी हो सकता है और आर स्मॉल आर भी हो सकता है। बट येलो क्या एक रेसेसिव है तो रेसेसिव का होगा स्मॉल आर आर हो गए, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो देखते हैं कितना आएगा 145 प्लस 184 और तो ये आया आपका 329। यहाँ से जो हमने सॉल्व किया है इसका आया 329 और बच्चों इसका जो आया दूसरे का आया 66 प्लस 47 दैट इज 113, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज इसका जो रेशो बनता है वो है 3:1, ये 3 और ये क्या है 1 ऑन एन एवरेज। क्योंकि ये जब हम बात करते हैं कि इस तरीके से जो आपको फिनोटाइप दिया जाता है तो एक्चुअल नंबर थोड़ा सा वेरी करता है एक्चुअल रेशो के साथ, ठीक है। मतलब जो ट्रू रेशो होना चाहिए उससे थोड़ा नंबर वेरी करता ही करता है। तो यहाँ पे परफेक्ट नहीं होगा बट ऑन एन एवरेज क्या है, इनका रेशो क्या है 3:1 है। आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज इसका रेशो, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई अगर 3 से करें तो आपको ये नंबर मिल सकता है। मतलब ये एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, तो वो चल जाएगा। बट ऑन एन एवरेज रेशो क्या है 3:1। अब आप याद कीजिए कि आपको फिनोटाइपिक रेशो 3:1 कब मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको याद करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर आपको याद दिलाई जाए तो आपको याद होगा कि जब प्योर रेड है उसकी आप क्रॉसिंग कराएं, किसके साथ क्रॉसिंग कराएं, प्योर येलो के साथ। तो प्योर रेड की जब आप, प्योर का मतलब होता है कि दोनों जीन, दोनों एलील्स जो हैं जीन के वो क्या है आपके सेम है, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्योर। तो जिसको होमोजीनस भी बोलते हैं, प्योर होमोजीनस रेड भी बोल सकते हैं, होमोजीनस रेड। तो इन दोनों के क्रॉसिंग से आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट फिनाइल जनरेशन जो मिलेगी वो होगी ये F1 जो मिलेगी आपको, वो क्या है आर आर, ठीक है। और इसमें क्या है, ये क्या है, ये आपका हाइब्रिड रेड है तो ये सारे आर मतलब रेड होंगे, ठीक है। सारे आप फ्रूट कलर क्या है, फ्रूट कलर आपका रेड होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको याद हो तो हम इसी की क्या करते हैं क्रॉसिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, ये अगर आपको याद हो तो उससे हमें क्या मिलती थी, उससे हमें मिलती थी इनकी क्रॉसिंग से हमें मिलता था सेकेंड फिनाइल जनरेशन। और उसमें आपको एक रेशो के फॉर्म में ये मिलते थे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि ये होता था आर आर, ये होता था आर स्मॉल आर और एक ये। तो आप देख सकते हैं कि जब ये आपका जो रिजल्ट आया F2 जो आया है, F2 में अगर आप देखें तो ये जो तीन है, ये जो तीन है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड फिनोटाइप को। और ये जो एक सिंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका येलो फिनोटाइप को, ठीक है। तो यानी कि रेशो क्या हुआ, यहाँ से जो आपका रेशो आता था वो है 3:1, यही तो था। तो आप देख सकते हैं ये रेशो किससे मैच कर रहा है, ये रेशो इससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स जो पेरेंट, तो पेरेंट कौन थे इसके, पेरेंट इसके ये थे, तो इनके पेरेंट्स ये थे, ऑफस्प्रिंग ये थी, तो इससे रेशो बना 3:1। तो दैट मीन्स पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए आर आर वाले क्या है, ये और ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। बट ये वाला पॉसिबल नहीं है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ आर और ये दिया हुआ है स्मॉल वाले, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्टेम कलर की। तो नेक्स्ट क्योंकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इनको इंडिविजुअली देख सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता तो हम इसको ऐसे नहीं देख पाते, क्रॉसिंग ओवर की कुछ फ्रिक्वेंसी वगैरह होती तो यहाँ पर जो है हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते। तो देखते हैं पर्पल के लिए, पर्पल वाले कितने हैं, तो यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेते हैं इनके लिए। तो देखिए पर्पल इस टाइम यहाँ पर है आपका पर्पल और एक आपका पर्पल यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 145 प्लस कितना है 66। और ग्रीन वाला आप देखें तो ये ग्रीन वाले 184 और 47, तो 184 प्लस 47। तो इनका देखते हैं रेशो कितना आएगा बच्चों, मैं करके देख बताता हूँ। 145 प्लस 66 ये आ रहा है 211 और इनका जो रेशियो है 184 प्लस 47 ये आ रहा है आपका 231, ये लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज बात करें तो ये क्या है 1:1 रेशियो है, क्या है 1:1
1 रेशो ये क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो 1:1 रेशो यहाँ पे शो कर रहे हैं ये लोग। तो 1:1 रेशो कब आता है, अगर आपको याद हो तो 1:1 रेशो आता है आपका टेस्ट क्रॉस में। किस, टेस्ट क्रॉस। अब मैं नहीं बताऊंगा टेस्ट क्रॉस क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो आपका ये जो फर्स्ट जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन उसका क्रॉस करते हैं किसके साथ, जो आपका प्योर रेसेसिव वाला जो होता है पेरेंट, उसके साथ करते हैं। तो इनकी जब क्रॉसिंग होती है तो इससे जो आपको रेशो मिलता है, यानी कि जो आपको यहाँ से प्रोजेनी मिलेगी वो होगी आर आर और आर आर। तो इन दोनों का रेशो क्या है, इन दोनों का रेशो है 1:1। तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। बोला था नहीं बताऊंगा बट ये भी बता दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब पेरेंट का जीनोटाइप क्या है, पेरेंट का जीनोटाइप ये होगा, ये टेस्ट क्रॉस का होता है। तो ये आपको देख सकते हैं। तो इसके लिए हम तो बात करें पर्पल की, तो पर्पल के लिए पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, पी स्मॉल पी इस टू स्मॉल पी। तो ये इस तरीके से बनाता हूँ, कभी कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो ये आपका ये होना चाहिए पेरेंट का जीनोटाइप, ठीक है। तो देख लेते हैं पेरेंट का जीनोटाइप कहाँ पर है, ये वाला। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख सकता है, फर्स्ट ऑप्शन में ये दोनों हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स आर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। ये बाकी के तीनों क्या है, इनकरेक्ट है। इज दैट क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। इसको आप क्या कर सकते थे बच्चों, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे एलिमिनेट कर सकते थे कि पहले वाले को भी रहने दीजिए, बाकियों को देखिए, ये वाले देखिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि आर आर और ये आर आर। तो ये देखिए, ये अगर इस टाइप का फिनोटाइप होता है तो आपको पता है इससे क्या आता है, इससे जो आपका ऑफस्प्रिंग आती हैं, वो जो F1 जनरेशन आती है वो क्या होती है, सभी रेड होती है, ऑल रेड। बट यहाँ तो येलो भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली तो सारी जो है वो रेड होने चाहिए थे, सभी रेड होने चाहिए थे, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑप्शन नंबर डी है उसको भी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पर पीपी और स्मॉल पीपी, दैट मीन्स इनकी जो जनरेशन बनेगी वो सब पर्पल होने चाहिए, बट यहाँ तो ग्रीन भी है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो बी और ए, और वो उसका मेथड मैंने भी आपको बताया कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो ये थे आपके 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए रिलेटेड टू थोड़ा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में 2019 अभी जल्दी अपलोड कर दूंगा उसको भी। तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।